ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करें ताकि रिसर्च बढ़ सके, डेटा आ सके वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, और जितने भी गैप्स हैं, अगर नॉलेज के गैप्स हैं, रिसर्च के गैप्स हैं, स्किल्स के गैप है लोगों के अंदर, तो वो सारे गैप्स जो हैं वो फुलफिल हो सके. This is the intention for which the center was established, and over the period of 1.5 months we have been working. We have undertaken different projects. Corporates के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी sustainability indexes निकालने के लिए, impact assessments कर रहे हैं, need assessments कर रहे हैं कि किस तरह से waste management के sector को हम strengthen कर पाए और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को involve कर पाए और उस सेक्टर को एक प्रोफेशनल सेक्टर के रूप में हम प्रेजेंट कर पाए. आप देखते होंगे बहुत बार जब भी क्लास 12th के बाद पूछा जाता है कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, सब बोलते हैं हम आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, बट कोई भी स्पेसिफिकली अभी वेस्ट के ऊपर बात नहीं करता है कि मुझे अपना करियर वेस्ट के अंदर बनाना है. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. एक रीजन ये है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल सेक्टर नहीं है. आप जितने भी लोगों को देखेंगे जो इन्वॉल्व हैं वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो अपना एज अ बिजनेस चला रहे हैं, साइंटिफिकली हैंडल नहीं हो रहा है वो ये सेक्टर. दूसरा चीज ये कि टैबू है. जब हम किसी को बताते हैं कि हम वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो लोग हमें नाम लेके चिढ़ाते हैं कि आप तो कूड़े वाले हो, आप तो रद्दी वाले हो और कूड़े पे काम कर रहे हो. सो वी थिंक, and as a center, as both these organizations, we want to change this perspective. हम ये दिखाना चाहते हैं कि वेस्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हम सबकी लाइफ का. वेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि हर एक सेगमेंट में मौजूद है. अगर आप सीए हैं तब भी आप वेस्ट से नाता रखते हैं. अगर आप डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो भी उनमें वेस्ट जनरेट होता है. अगर हम घर में हाउसवाइफ हैं तो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं. अगर हम साइंटिस्ट हैं तो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं. अगर मैंने इंडस्ट्री लगा रखी है वहां भी वेस्ट जनरेट होता है. सो इफ यू लुक एट इट, वेस्ट इज वन सेक्टर व्हिच इज द अम्ब्रेला फॉर ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स. तो बाकी सेक्टर्स का एक दूसरे के साथ इतना एंगेजमेंट नहीं है, बट जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट इज ऑल इनकम्पासिंग. सारे सेक्टर्स में वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है. सो एक्चुअली व्हेन यू लुक एट इट, इट्स अ वेरी बिग सेक्टर. बट क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस ज्यादा यूज होती हैं, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल वर्कर्स का ज्यादा डोमिनेशन है, प्रोफेशनल नहीं है, बहुत हद तक साइंटिफिक नहीं है, इसीलिए इस सेक्टर को इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली है. So we want, as an institution, we want to promote this sector so that people can start thinking about it and looking at it in a positive sense. So research की मैंने बात कर दी, consultancy की बात कर दी. A lot of times we also do a lot of training and capacity building programs. तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी organizations को, governments को ट्रेनिंग की जरूरत है. हम सब एक्सपर्ट नहीं हैं. हमारे सबके अलग अलग डोमेन है. जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोडक्शन की नॉलेज है, उनको फाइनेंसेस की नॉलेज है, उन्हें नहीं पता कि वेस्ट का क्या करना है, वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए. सो हर एक सेगमेंट को ट्रेनिंग की, कैपेसिटी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है. सो वी कंडक्ट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस सेशंस, अ लॉट ऑफ नॉलेज बिल्डिंग सेशंस, अ लॉट ऑफ exchange programs so that the knowledge on waste can be increased. And today is also one such initiative, and I'm very happy and I would congratulate the organizers of this seminar to pick up waste management and plastic waste management as a topic for the webinar, because it has become such a relevant and such a contemporary issue. So congratulations, and I see a lot of you are present here, which means that now people are understanding the importance of waste management. They want to learn, they want to understand how to go about it. So when I start with any session, this is the picture that I show mostly, which is of an office setup, probably not from India, but very similar to how the office setups in India are. So अगर हम भी अपने ऑफिसेज में देखेंगे, हम अपने स्कूल्स में देखेंगे, कॉलेजेस में देखेंगे, सो इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह के सामान हमें दिखेंगे ऑफिस के अंदर. सो आप जैसा कि देखेंगे एक चेयर है जो मुझे लग रहा है प्लास्टिक की चेयर है. हम देख रहे हैं यहाँ स्टेपलर रखा है जो कि एक प्लास्टिक का स्टेपलर है. स्टैम्प है, स्टैम्प की जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है. डस्टबिन है जो कि प्लास्टिक का है. फाइल्स हैं जो प्लास्टिक की हैं. कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की बॉडी प्लास्टिक की है. माउस आप देखेंगे, माउस है, माउस की बॉडी भी प्लास्टिक की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारे आपको स्टडीज मिलेंगी जहां नहीं है. बहुत सारे डिस्कशन
बोलते हैं कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, प्लास्टिक तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. व्हाट आई फील इज ये सारी रीजनिंग है जो कि एक तरफ है. रियलिटी इज दैट प्लास्टिक इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम प्लास्टिक अपने स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने ऑफिस में, अपने घरों में, हर जगह हमारा प्लास्टिक का यूज हो गया है. सो प्लास्टिक ने एज अ मटेरियल, बिकॉज इट इज कन्वीनियंट, बिकॉज इट इज रिलायबल, क्योंकि उसकी कैपेसिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक चल जाता है, for various positive properties that plastic has, it has dominated the Indian market. And even if we think कि प्लास्टिक अच्छा नहीं है या प्लास्टिक बुरा है, प्लास्टिक हमारी लाइफ में एटलीस्ट अभी तो है. सो अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो कंडीशन ये है कि प्लास्टिक यहाँ पे है. एंड इफ यू सी दिस पिक्चर, और अगर हम अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में देखते हैं, we find a lot of items of plastic in our household. If you go to your bathroom, you'll find that 60 to 70% of the products that you have are having plastic packaging. आपके शैम्पू की बॉटल्स हो गई, आपके टूथपेस्ट का जो ट्यूब है, आपके सोप के ऊपर जो कवर होता है, आपकी जो स्प्रे, जो क्लीन वाले जो होते हैं bottles, sprays और वो सब, all these are made up of plastic and plastic using plastic products. So हमें वो चीजें कुछ खराब नहीं लगती हैं, हमें लगता है ठीक है, कन्वीनियंट है हमारे लिए, अच्छा हो रहा है. जैसे ही ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं रहती, they become plastic waste. जैसे कि जब आपके माउस के सेल खराब हो गए, दूसरे सेल लगा के भी ठीक नहीं हो रहा, वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, it becomes a plastic waste. आपकी बकेट आपने यूज करी बाथरूम में, वो टूट गई, इट बिकम्स अ प्लास्टिक वेस्ट. आपने कोल्ड ड्रिंक पी किसी कप में, वो खत्म हो गया उसमें कोल्ड ड्रिंक, दैट कप बिकम्स अ प्लास्टिक वेस्ट. आपने चिप्स खाए, आपने चिप्स के आपके खत्म हो गए चिप्स का वो पैकेट जो था, इट बिकम्स अ प्लास्टिक वेस्ट. आपने जूस पिया, जूस के जो कवर था, जो उसका कार्टन था, इट बिकम्स अ प्लास्टिक वेस्ट. आपने पेन यूज किया, उसकी रिफिल खत्म हो गई, इट बिकम्स अ plastic waste. So when I look at this, all these things that you see in this picture are useful to us and therefore looks very nice. हमें देखने में भी अच्छी लगती है, हमें sophisticated भी लगती है, हमें काम भी आती है. जैसे ही उसका यूज खत्म होता है आपकी लाइफ से, it becomes a waste for you, जब उसका intended purpose खत्म हो जाता है. Now this is not a problem, as I think we all would agree. It is convenient, it looks nice. For me, as an environmentalist, as a practitioner in waste management, this is also not a problem. So plastic waste, if you ask me, plastic waste is not a problem for me. या आप किसी भी waste management में जो जानकारी रखते हैं उनसे आप बात करेंगे, everybody will tell you that plastic waste is not a problem for us. Although जो parallel डायलॉग चलता है उसमें दुनिया आपको ये बोलेगी कि अरे प्लास्टिक से बड़ी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक से प्रॉब्लम है, प्लास्टिक से प्रॉब्लम. बट फॉर प्रैक्टिशनर्स एंड फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन द वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, वी विल टेल यू दैट प्लास्टिक इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्लास्टिक वेस्ट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये है कि जब हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को यूज करके छोड़ देते हैं, उसका कलेक्शन ना होना, उसका लैंडफिल में जाना, उसकी हमारी गली के बाजू में इकट्ठा होना, उसका हमारा वाटर बॉडीज में जाना, उसके हमारे ड्रेन्स को क्लॉग करना, उसके हमारे बर्ड्स के नेक में आना, वेल्स के पेट में पाए जाना, काऊ के पेट में पाए जाना, एलिफेंट्स का खाना, ये सारी चीजें हैं प्रॉब्लम, जो आपको और मुझे प्रॉब्लम देती है. सो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कह रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ ये प्रॉब्लम है. सो हम कैसे पहुंचे यहां से लेकर यहां तक? हमें बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है. ये जो प्लास्टिक मेरे घर में था, एक माउस जिसको मैं कल तक यूज कर रही थी, वो कैसे किसी एलिफेंट के मुंह के अंदर चले जाता है, दैट इज अ प्रॉब्लम. सो जस्ट टू टेल यू, एंड दिस आई डू विद ऑल द पीपल दैट आई टेक सेशंस विद. हम बहुत बार देखते हैं कि इतना
million tons of plastic waste है, इतना million tons of solid waste है which is there in the environment. India इतना generate करता है. A lot of figures we are using in our daily routine. Especially अगर I don't know आप लोग को कितना होता होगा, but जब हम बात करते हैं, हम waste के बारे में बात करते हैं, हमसे कोई बात करता है, तो ये बोला जाता है कि इतना ज़्यादा waste है, इतना tons of plastic है, इतना tons of e-waste है. पर हमें समझ नहीं आता as a routine. हमें नहीं समझ में आता कि कितना होगा. तो जब मैं ब्लू व्हेल की बात करती हूँ, जो ब्लू व्हेल एक सबसे लार्जेस्ट मैमल है ऑन अर्थ, ब्लू व्हेल वे करती है 200 टन. बट हमने ब्लू व्हेल को देखा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने, हमने सिर्फ उसकी मे बी टीवी पे देखा होगा, उसकी वीडियोस देखी होंगी. एन एलिफेंट जनरली वेज 2 to 4 टन्स. तो 2 से 4 टन के अंदर जो एशियन एलिफेंट्स हैं जो पाए जाते हैं, वो 2 से 4 टन के होते हैं. आप सबने, मुझे लगता है एलिफेंट हर किसी ने देखा होगा कि एलिफेंट कितना विशाल होता है, कितना बड़ा होता है और कितना हेफ्टी होता है. अब मैं आऊंगी स्टेटस के ऊपर प्लास्टिक वेस्ट के. सो 2017 और 18 में जो हमने प्लास्टिक जनरेट किया था, इंडिया एज अ कंट्री, इट वाज 9.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन अ ईयर. So CPCB every year एक annual report निकालती है on the implementation of plastic waste management rules 2016. और उस रिपोर्ट के अंदर वो बताती है कि किस स्टेट की क्या परफॉर्मेंस है, किसने कितना प्लास्टिक जनरेट किया है, जो हमने रूल्स बनाए हैं वो कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कितने रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, कितना एप्लीकेशन हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट का. सो ऑल दीज थिंग्स गेट रिपोर्टेड इन a report which is launched by CPCB. And in the year 2019 and 20, this report came which talked that every year India is generating around 9.6 million tons of plastic waste. And it is estimated, क्योंकि हम future projections भी करते हैं, it is estimated that in the year 2031 we are going to generate around 31.4 million tons of plastic waste, and this figure is going to go up in 55 million tons by 2041. So 31 तो हम अभी कुछ सालों में देख लेंगे, in another 7 years. It is estimated that in another 7 years we are going to generate around 31.4 million tons of plastic waste. और ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये गवर्नमेंट फिगर्स हैं. सो जितने लोग भी शायद गवर्नमेंट की डेटा को जानते हैं, वो ये जानेंगे कि गवर्नमेंट की फिगर्स बहुत ही कंजर्वेटरी फिगर्स होती हैं. सेम फिगर्स अगर आप किसी इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के देखेंगे, सो वो मल्टीप्लिकेशन में ही होगा. सो दीज आर वेरी कंजर्वेटिव फिगर्स विच सेज दैट 31 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट होगा हमारा अगले 7 साल में, और अगले 17 सालों में वो कुछ 55 मिलियन टन्स को बढ़ सकता है. अगर मैं सेम चीज को हाथी के वेट से कन्वर्ट करूं, जिससे कि शायद आपको ज्यादा नॉलेज हो पाएगी. सो अभी जितना भी हम वेस्ट एक साल के अंदर प्लास्टिक आप ये भी समझिए कि प्लास्टिक इज अ वेरी लाइट वेट मटीरियल. सो प्लास्टिक की एक पैकेट, प्लास्टिक का एक, वो बहुत ही कम वेट का होता है. तो अगर हम इस समय मैं अगर एलिफेंट्स के वेट से कंपेयर करूं, आप इमेजिन करिए कि 23 लाख एलिफेंट्स एक लाइन में खड़े हुए हैं, या एक जगह पे खड़े हुए हैं 23 लाख एलिफेंट्स. दिस इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट, दिस इज द वेट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट वी आर जनरेटिंग इन अ ईयर इन इंडिया. 7 साल बाद वी आर गोइंग टू जनरेट अ वेस्ट जिसके अंदर हम 78 लाख एलिफेंट्स को खड़ा कर सकते हैं. आप सोचिए, एक हाथी 10 हाथी कितने ज्यादा स्पेस लेते हैं, कितने हैवी होते हैं. 78 लाख एलिफेंट्स. और अगर मैं 17 साल की बात करूं तो 1.3 करोड़ एलिफेंट्स को हम एक जगह खड़ा कर देंगे, उनका वेट लेंगे, उसके इक्विवेलेंट हमारा वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन होगा इन आवर कंट्री. सो दीज फिगर्स आर वेरी स्टार्किंग, दीज फिगर्स आर अलार्मिंग, क्योंकि जिस तरह से हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसके पैरेलल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है कि हम उसको मैनेज कर सकें. Keeping all these in mind, so a lot of initiatives and actions are being taken into account. एक और फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक्स हैं, उसमें से 43% of those plastics are used for packaging purpose and most of them are single use.
सो जितने भी प्लास्टिक हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं प्लास्टिक से, 43% ऑफ इट इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग पर्पस, और वो सिंगल यूज के ज्यादातर रहते हैं. 70% of the plastic packaging products are converted into plastic in a short span. बहुत सारे over 70% ऐसे प्लास्टिक की पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स हैं जो within a day उनका बहुत ही शॉर्ट स्पैन है, और वो जैसे ही मार्केट में आते हैं वैसे ही वो क्विकली प्लास्टिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अब मैंने आपको ये बोला कि प्लास्टिक इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्लास्टिक वेस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्लास्टिक जो रोड्स पे जा रहा है, जो ओशियंस में जा रहा है, जो सी में जा रहा है, हमारे रिवर्स को पोल्यूट कर रहा है, हमारे ड्रेन्स को क्लॉग कर रहा है, एनिमल्स उसको खा रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम. तो चैलेंज क्या है प्लास्टिक वेस्ट के साथ? कैसे, क्यों हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे? क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे घरों से जो प्लास्टिक निकल रहा है वो उन ड्रेन्स में पहुंच रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है प्लास्टिक वेस्ट के साथ, इट इज द फैक्ट दैट वी आर नॉट सेग्रीगेटिंग आवर प्लास्टिक एट सोर्स. आप ऑल अक्रॉस द कंट्री किसी भी वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट से बात करेंगे, या जितने भी आप आर्टिकल्स भी कभी पढ़ते होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, न्यूज देखते होंगे, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन सोर्स सेग्रीगेशन. व्हाई? बिकॉज अगर every individual starts segregating waste at the source level, उससे हमारी सारी वेस्ट की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे. हमारी कंट्री जो इतनी पीछे है, जो इतना स्ट्रगल कर रही है वेस्ट को लेके, प्लास्टिक वेस्ट को लेके, इट इज ओनली बिकॉज वी आर नॉट सेग्रीगेटिंग आवर वेस्ट एट सोर्स. आपका वेस्ट जितना दूर पहुंचता जाएगा मिक्स्ड फॉर्मेट में, उतनी उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी. मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगी. अगर मेरा जो मिल्क का पैकेट है, जो प्लास्टिक मदर डेयरी से या अमूल से हम मिल्क पैकेट मंगाते हैं, उसको अगर मैं अलग से इकट्ठा करके रख दूं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है. जिस द मोमेंट इट गेट्स मिक्स्ड विद अदर काइंड्स ऑफ किचन वेस्ट, आपने चाय की पत्ती भी डाल दी, आपने बची हुई सब्जी भी डाल दी, आपने दूसरे पैकेट्स भी डाल दिए, जब वो वेट हो जाएगा, जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा दूसरे वेस्ट के साथ, उसके बाद उसका बहुत ही मुश्किल है कि कुछ उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाएगी, उसका रीयूज नहीं हो पाएगा किसी भी तरह से. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे इंडियन फैमिलीज में, हमारे इंडियन सेटअप के अंदर सोर्स सेग्रीगेशन नहीं है. हम सारे एक ही अपना डस्टबिन रखते हैं इन मोस्ट ऑफ द एरियाज. कुछ सिटीज हैं, कुछ स्टेट्स हैं, जैसे आप इंदौर की बात करें, आप बैंगलोर की बात करें, आप हैदराबाद की बात करें, अंबिकापुर की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सिर्फ लोगों ने सोर्स सेग्रीगेशन किया और उनका पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम सुधर गया. तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमको इंडिया एज अ कंट्री हम फेस कर रहे हैं, और क्यों प्लास्टिक में प्रॉब्लम आ रही है, वो इसीलिए कि हमारे पास प्लास्टिक अलग से नहीं आता, हमें प्लास्टिक मिक्स्ड फॉर्म में मिल रहा है. जब प्लास्टिक मिक्स्ड फॉर्म में मिल रहा है तो जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं जो आपके घरों में आते हैं, वो उनको कोशिश करते हैं कि हम उसको अलग निकाल लें. कुछ प्लास्टिक को वो कोशिश करते हैं कि अलग निकाल लें जिनको उनको लगता है कि वैल्यू मिल जाएगी. प्लास्टिक वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वेस्ट कलेक्टर का नेटवर्क कितना है. सो अगर मैं एक वेस्ट कलेक्टर हूँ और मैं एक ऐसे रिसाइकलर को जानती हूँ जो कि मदर डेयरी की मिल्क के जो पैकेट होता है उसको ले लेती है, मुझसे कलेक्ट कर लेती है, उसकी मुझे अच्छी वैल्यू देती है और उसको फिर रिसाइकल करती है, तो मैं क्या करूंगी एज अ वेस्ट कलेक्टर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वही सारे अमूल की, मदर डेयरी की, वही वाली सारी पैकेट्स कलेक्ट करना शुरू करूंगी जिसका मुझे पता है कि मेरे को वैल्यू मिल जाएगी. बहुत सारे जगह पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की सप्लाई चेन सेट नहीं है. फॉर इंस्टेंस, जो आप चिप्स के पैकेट खाते हैं, जो आपने चिप्स खाया उसका पैकेट बच गया, आपने चॉकलेट खाई, आपके चॉकलेट के रैपर्स बच गए, उस तरह की पैकेजिंग को कहा जाता है मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग. मल्टी लेयर्ड मतलब उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग मटेरियल की लेयर होती है, जिसमें प्लास्टिक भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, डिपेंड करता है, 2 लेयर्स हो गई, 3 लेयर्स हो गई. तो अगर एक से ज्यादा लेयर है प्लास्टिक की, उसको कहा जाता है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक. Until very recently, I think 2019 तक उस पैकेजिंग को कलेक्ट करने की कोई सप्लाई चेन नहीं थी, कोई उसे कलेक्ट नहीं करता था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो रिसाइकल हो सकता है.
हम उसको वेस्ट के अंदर डालते थे। रैक पिकर्स या वेस्ट कलेक्टर्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते थे उसको कलेक्ट करने के लिए। 2019 के बाद या 2018 के बाद कुछ लोगों ने उसकी सप्लाई चेन बनानी शुरू करी। उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी कि क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे ये वाला वेस्ट भी हम मैनेज कर सके। जब ये डेवलप हुआ, एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया बहुत सारी बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज के सपोर्ट के साथ, तो ये पाया गया कि हाँ कोई सोल्यूशन है। प्लास्टिक की जो MLP की पैकेजिंग है उससे भी आप अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। जब ये हुआ, सेम इंफॉर्मेशन आपके वेस्ट कलेक्टर्स को बताई गई एंड देन दे स्टार्टेड कलेक्टिंग मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग। तो अब आप देख रहे होंगे कि काफी जगह पे MLP जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, चॉकलेट के पैकेट्स होते हैं, all these things also get collected. So another challenge with plastic waste management is that the waste collectors who are there on the field, और वो ही हमारी आर्मी है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल घर घर नहीं जा सकता, गवर्नमेंट घर घर नहीं जा सकती है। हम क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, जो वेस्ट आपके घर से कलेक्ट करते हैं, वो म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, वो कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, वो रद्दी वाला हो सकता है, उनको ये नॉलेज देनी चाहिए कि हर एक तरह के प्लास्टिक मटेरियल की वैल्यू है, और उनको हम कनेक्ट कराएं उन रिसाइकलर्स से, उन ट्रेडर्स से जो हर एक तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोसेसेस के अंदर। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हर एक प्लास्टिक की वैल्यू है और हर एक प्लास्टिक का नेटवर्किंग है, और ये नेटवर्क उनका मिसिंग है, इस वजह से भी हमको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। थर्ड, दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, हमारी सप्लाई चेन्स डेवलप नहीं है बहुत तरह की प्लास्टिक की। आप देखिएगा कि जो PET बॉटल्स होती हैं, जो पेट बॉटल्स होती हैं, आप देखेंगे कोको कोला की बॉटल्स है, पेप्सी की बॉटल्स है, क्या आप देखते हैं उसको कि वो आपको रोड साइड पे दिखती है? आपको वो बॉटल्स रोड साइड पे नहीं दिखती होंगी, क्योंकि सबसे पहले प्लास्टिक के अंदर उसी पेट बॉटल्स की सप्लाई चेन डेवलप हुई। और बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व थी जो पेट यूज करती थी इन देयर पैकेजिंग। They came together, they did a lot of research and they came up with technologies that can make different products using PET. तो उन्होंने अपने रिसाइकलर्स स्टार्ट करी, रिसाइकलिंग स्टार्ट करी, वो पूरा चेन बनाई। ट्रेडर्स स्टार्ट करे, ट्रेडर्स को इन्फॉर्म किया कि आप एग्रीगेटर्स को बताएं, एग्रीगेटर्स ने वेस्ट कलेक्टर्स को बताया, इस तरह से वो पूरी चेन निकल पड़ी। तो PET की बॉटल आप कोका कोला की, पेप्सी की, लिम्का, ये सारी कोई भी बॉटल्स आप नहीं देखेंगे कि आपको रोड साइड मिले, क्योंकि वेस्ट कलेक्टर्स को भी पता है कि इसकी मुझे अच्छी वैल्यू मिलेगी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है हमारे पास, और सारे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है उसको मैनेज करने के लिए। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक है जिसकी अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे मैं MLP की जो बात कर रही हूँ, MLP के प्रोबेबली गिनती के कुछ 15 रिसाइकलर्स होंगे अक्रॉस द कंट्री। वी नीड मोर। हमारे कितने स्टेट्स हैं, हम हर स्टेट के अंदर चिप्स खाए जाते हैं, हर स्टेट के अंदर चॉकलेट्स खाई जाती हैं, हर स्टेट के अंदर उस तरह की पैकेजिंग यूज होती है। तो क्यों ना हम बढ़ावा दें ऐसे रिसाइकलर्स को, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, सेटअप करें, ताकि जिस भी स्टेट में वो हो रहा है उस सिटी के अंदर से प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाए और उसका मैनेजमेंट वहीं की वहीं हो जाए। अनदर थिंग इज, जो हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो उसकी मार्केट वैल्यू अभी बहुत कम है, अभी उसकी मार्केट नहीं डेवलप हुई है। लोगों को नॉलेज नहीं है कि रिसाइकल प्लास्टिक भी कुछ चीज है, या रिसाइकल प्लास्टिक कैसे अच्छे हो सकते हैं, या रिसाइकल प्लास्टिक लेने से क्या फायदा होगा। तो वो मार्केट जो पूरी है, सो इवन इफ आई पुट अप अ फैक्ट्री वेयर आई एम मेकिंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, बट मुझे वो मार्केट में जाने के लिए कि अगर मैं एक पेन स्टैंड बना रही हूँ तो वो वुडन पेन स्टैंड नहीं ले कोई, या वो कोई वर्जिन प्लास्टिक वाला पेन स्टैंड ना ले और मेरे रिसाइकल का प्लास्टिक का वो पेन स्टैंड ले, उसकी मार्केट नहीं डेवलप हुई है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं है, लोगों को लगता है पता नहीं पुराना सा है, अच्छा नहीं होगा शायद। Although this is starting to come up, a lot of people are getting environmentally conscious, a lot of people of companies are getting, so बहुत सारे लोग हैं वो दिवाली गिफ्टिंग करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें रिसाइकल प्रोडक्ट्स देने हैं अपने एम्प्लॉयज को, हमें रिसाइकल प्रोडक्ट्स देने हैं अपने क्लाइंट्स को, हमें अपनी सस्टेनेबिलिटी दिखानी है। So a lot of things are now starting to come up, but still the marketability and that market for recycled products is still something that needs to be worked on.
And the last is training and awareness. So training and awareness, यहाँ पे I've written waste collectors, but when I look at the entire system, बहुत जगह पे होता है अर्बन लोकल बॉडीज को अवेयरनेस नहीं है कि प्लास्टिक को कैसे मेंटेन करना है, जो प्लास्टिक के रूल्स हैं वो नहीं पता उन्हें कि कैसे करना है, स्टूडेंट्स को नहीं पता, एज अ नॉर्मल सिटीजन हमें नहीं पता कि हमारे क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन. सो अवेयरनेस की, नॉलेज देने की, लोगों को एम्पावर करने की विद दिस नॉलेज, so that they can take informed decisions. अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए जिससे कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट में भी रिड्यूस हो या उसका मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो सके. So when I don't know what the steps are, what the options are, जब तक मुझे वो पता नहीं होगा मैं आगे अपने स्टेप्स भी नहीं ले सकती हूँ. Therefore, a lot of behavioral change, a lot of awareness sessions, a lot of knowledge sessions are required so that people all across the country are aware of the choices that they're taking and then they take the informed decisions. When we look at plastic waste management, जब हम बात करते हैं, and this you will find in all kinds of waste management, चाहे हम e-waste की बात करें, चाहे हम battery waste की बात करें, चाहे हम biomedical waste की बात करें, तो जितने भी अलग अलग तरह के waste हैं, approach सबकी सेम ही रहती है. The first and the foremost option or choice should be to reduce. सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि आप अपना कंजम्पशन को, अपने प्रोडक्शन को किस तरह से रिड्यूस करें. प्लास्टिक का यूज अपने कंपनीज के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, हाउ कैन यू रिड्यूस द यूज एंड द कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन योर लाइफ. देन अगर आप रिड्यूस नहीं कर सकते, देन यू ट्राई टू गो फॉर प्रोडक्ट्स दैट यू कैन रीयूज. तो आपने अगर एक प्रोडक्ट खरीदा, कोशिश करिए वो सिंगल यूज ना हो, कोशिश करिए कि वो ऐसा प्रोडक्ट हो दैट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स और वो इमीडिएटली वेस्ट ना बन जाए आपके खरीदने के बाद ही. थर्ड अप्रोच इज दैट यू रिसाइकल, राइट. सो आप उसको एक्चुअली रिकवर होना चाहिए. रिकवर इज द थर्ड फेज, जिसमें आप जितना भी उसको इम्पोर्टेंट उसके एलिमेंट्स हैं उसको आप किसी और चीज में यूज करके, जो कि हम अपसाइक्लिंग भी कहते हैं, कि अगर मेरी प्लास्टिक की फॉर इंस्टेंस बॉटल है, मैंने उसमें डेकोरेटिव आइटम बना दिया, सो दैट इज आल्सो नोन एज अपसाइक्लिंग. तो वो आप करें. नहीं हो पाता है तो आप उसको रिसाइकल या रीप्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग के लिए दें, जिससे कि उसकी फॉर्म चेंज होके सम अदर प्रोडक्ट कैन बी मेड, या फिर को प्रोसेसिंग में यूज हो जहाँ पे वो एक फ्यूल की तरह पे यूज हो जाएगा. प्लास्टिक की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही हाई होती है, तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे प्लास्टिक को एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है उसका RDF बना के, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है. एंड लास्ट, अगर कुछ भी नहीं होता, अगर एक ऐसा प्लास्टिक है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, प्लास्टिक, हर तरह का प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, को प्रोसेसिंग में जा सकता है, बट फिर भी अगर एक ऐसा प्लास्टिक है जो बिल्कुल उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, दैट plastic should only be sent to the landfill and not anything else. So if you see the pattern, this is the most preferred and this is the least preferred. Now if we talk about plastic waste management initiatives, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत चर्चा है. CPCB, MOE, FNCC, corporates, organizations, universities, यूनिवर्सिटी के अंदर जो NAAC की रैंकिंग होती है, वो आई थिंक आप में से भी बहुत लोग यूनिवर्सिटी के मुझे दिख रहे हैं. आपको ये पता होगा कि हर जगह पे वेस्ट मैनेजमेंट को एक इम्पोर्टेंट भूमिका दी गई है, एंड स्पेशली फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट जो है एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं. जितनी FMCG कंपनीज हैं, सबको अपना प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट रहती है. तो ये सारी कंपनीज जो है वो दे हैव कम टुगेदर एंड दे वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द वे वी आर मैनेजिंग प्लास्टिक इन इंडिया. सो बहुत ही ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो 2000 के अंदर वी हैड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वेयर द रूल्स एंड द गाइडलाइंस टू मैनेज वेस्ट इन अ म्युनिसिपैलिटी वाज मेंशन्ड, जिसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाज आल्सो अ कंपोनेंट.
कि अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं. इट वाज अ वेरी स्मॉल कॉम्पोनेंट. In 2016, the Ministry of Environment and Climate Change, they bifurcated that MSW rules 2000, and they came up with 6 different rules which would deal with different types of waste. जिसके अंदर Plastic Waste Management Rules 2016 came up. 2016 रूल्स में कहा गया कि जितने भी प्लास्टिक के पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उन सबको कंट्रीब्यूट करना है इन द मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक एट देयर ओन लेवल. उसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई कि लोगों की क्या ड्यूटीज हैं, सीपीसीबी की क्या ड्यूटीज हो सकती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से करना चाहिए. तो वो बहुत सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस उसमें दिए हुए थे. Subsequently, in 2018, then the rules were amended. In 2019, the rules were amended. In 2021, the rules were amended. 2021 में again the rules were amended. 2022 में rules were amended. Then second amendment also came in 2022. And finally now, currently we have the rules which are known as Plastic Waste Management Amendment Rules 2024. So आप देखेंगे amendments किसी भी रूल में तब होती है जब उसके अंदर बहुत काम हो रहा होता है. A lot of stakeholders are actively involved. सबको reports देनी, पर रूल्स काम करना पड़ रहा है, compliance हो गई है बहुत ज्यादा. इसीलिए 8 या 9 अमेंडमेंट्स आई हैं प्लास्टिक में. इट इज वन ऑफ द मोस्टली हाईली अमेंडेड रूल्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर. We'll talk about it. Then EPR, which is Extended Producer's Responsibility, that also says that if a brand or if a producer or a manufacturer is introducing waste in the market, अगर मैं as distillery अपनी bottles के through प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मार्केट के अंदर, जब मेरे बॉटल का पानी फिनिश हुआ, लोग उसको फेंक देंगे, वो डस्टबिन में जाएगा, इमीडिएटली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक वेस्ट. सो एज अ कंपनी दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई इंश्योर कि वो जो बॉटल्स या उतना प्लास्टिक जो कलेक्ट हुआ है, जो जनरेट हुआ है, उसको मैं कलेक्ट करवाऊं और मैं उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजूं. सो EPR इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वेयर producers, PIBOs बोलते हैं, producers, importers, brand owners, they are held responsible for making sure कि उन्होंने जितना प्लास्टिक इंट्रोड्यूस किया है मार्केट के अंदर, वो उसके इक्विवेलेंट प्लास्टिक मार्केट से निकालें और उसको रिसाइकलिंग के लिए सेंड करें. एंड एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर दे हैव टू सेंड इन देयर रिपोर्ट्स कि आपका कितना आपने प्रोड्यूस किया है, कितना आपने EPR के थ्रू उसका मैनेजमेंट करा है. And they have strict compliance. बहुत ही penalties लगती हैं. CPC भी बहुत strict है इस चीज को लेके. Then another initiative that we all know is the ban on single-use plastics, जो कि 2022 के अंदर आया था. कुछ स्टेट में उससे पहले चल रहा था, जैसे उत्तराखंड में बहुत पहले से single-use plastic ban है, कैरी बैग्स बैन थे. Initiatives by NGOs and civil societies like us. So we have been doing a lot of initiatives. हम awareness programs करते हैं, हम assessments करते हैं, हम research करते हैं, और हमारी जैसी और बहुत सारी organizations हैं जो सब लगे हुए हैं कि किस तरह से बेहतर तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया जाए. प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर काफी रिसर्च एंड इनोवेशन हुई है. Now we are coming up with different models. We are coming up with different facilities which are able to recycle plastics. Research has also gone into using plastic as a source of energy. So आप अगर देखेंगे pyrolysis करके एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, incineration के थ्रू waste to energy plants आपने सुना होगा. So a lot of these things are using plastic waste to as a source of energy, as a fuel use कर रहे हैं, और इस तरह से हम प्लास्टिक को मैनेज कर पा रहे हैं. एक और इनिशिएटिव लिया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट को हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करें. सो बिटुमिन रोड्स के अंदर कुछ परसेंट प्लास्टिक, आई थिंक 5% प्लास्टिक है, वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट इट गेट्स involved and it gets in the roads that we are making.
and some of the research says that these roads are giving very good performance. And a lot of initiatives are also happening where plastic is used as a fabric. So आप जितने भी अपने Nike की advertisements देखे होंगे, shoes बन रही हैं, shirts बन रही हैं, caps बन रही हैं, all these people are converting plastic into thread, और उस thread के through they are making different kinds of products. So for the purpose of this seminar, I just thought it's important that we know a little bit of details about Plastic Waste Management Amendment Rules of 2024, which is the most recent amendments. So I'll quickly take you through the salient features and very quickly talk about what the rules are all about. So every Gram Panchayat, every municipality, every importer, producer, brand owner, recycler, manufacturer of compostable plastics, biodegradable plastics, all of them have to come and they have to comply with the plastic waste management rules. The producers, brand owners, importers and recyclers have to get themselves registered under CPCB's portal. तो CPCB का एक कॉमन पोर्टल है जहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया है तो आप प्लास्टिक के अंदर काम नहीं कर सकते. तो जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्लास्टिक वेस्ट जो प्लास्टिक को लेके काम कर रही हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बना रही हैं, अलग तरह के प्लास्टिक पे काम कर रही हैं, दे हैव टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर CPCB. ये मैंने आपको बता दिया थर्ड पॉइंट कि EPR करना पड़ता है. EPR की ऑब्लिगेशन है दैट दे हैव टू टेक बैक. Carry bags made of virgin and recycled plastic should not be less than 120 microns. जो भी हमारे कैरी बैग्स हैं जो हम देखते हैं, सब्जी लेके आते हैं या कोई भी कैरी बैग हम देखते हैं, वो 120 माइक्रोन से नीचे नहीं होना चाहिए प्लास्टिक का. अगर उससे कम का होगा वो प्लास्टिक के कैरी बैग बैन है. सो एक बहुत ही कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर और लोगों के अंदर कि कैरी बैग्स बैन है. कैरी बैग्स बैन नहीं है, प्रोवाइडेड आपका जो कंटेंट है, जो क्वालिटी है उसकी, वो 120 माइक्रोन से ऊपर है या 120 माइक्रोन जितनी है. Carry bags and commodities made from compostable plastic shall conform to the Indian standards. ISO उसका स्टैंडर्ड है. आपने बहुत सारे सुना होगा, अभी हम देखते भी हैं कि बहुत सारे बैग्स, प्लास्टिक बैग्स के अंदर, कैरी बैग्स के अंदर लिखा होता है कि दिस इज मेड अप ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक या दिस इज मेड अप ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. सो अगर कोई इंसान कंपोस्टेबल प्लास्टिक यूज कर रहा है कैरी बैग बनाने के लिए, तो एक ISO स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके वो प्लास्टिक बैग, कैरी बैग बनना चाहिए. Carry bags or plastic packaging made of recycled plastics may be used for packaging food stuff as per FSSAI standards. So पिछला जो rules था इसका 2022 में, उसमें पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग रिसाइकल्ड प्लास्टिक की अलाउड नहीं थी कि अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं तो आप रिसाइकल्ड प्लास्टिक उसमें यूज नहीं कर सकते हैं. बट इन रूल्स के अंतर्गत ये परमिशन दे दी गई है कि प्लास्टिक की, रिसाइकल्ड प्लास्टिक की पैकेजिंग आप फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो FSSAI है, जो हमारी फूड की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो गाइडलाइंस बताएगी कि किस तरह से पैकेजिंग होनी चाहिए, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सो ऑल्दो दीज गाइडलाइंस आर देयर, बट जो FSSAI है उसने अभी गाइडलाइंस नहीं बनाई है. तो अभी करंटली हमारे फूड पैकेजिंग के अंदर जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक है वो यूज नहीं होगा. Each plastic packaging or commodity made of compostable plastic shall bear a label compostable only under industrial composting. एक और बहुत ज्यादा भ्रम फैल रहा है दुनिया में. जब हम लिख देते हैं कि ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, हम सोचते हैं कि जो हमारे नॉर्मल कंपोस्टर्स है या अगर हम किसी सॉइल में उसको गड़ा देंगे तो वो कंपोस्ट हो जाएगा, वो डिग्रेड कर जाएगा. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. जो भी कंपोस्टेबल प्लास्टिक है या जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी हुई कैरी बैग है, उसको डीकंपोज करना है तो वो इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग की आपको जरूरत पड़ेगी. आप अपने घर में जो हम घर में कंपोस्टिंग करते हैं, ये कैरी बैग्स उन घर में उसका डीकंपोजिशन नहीं हो सकता है. तो जितने भी लोग हैं जो ये कैरी बैग्स बना रहे हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक की, उनको ये मेंशन करना है कि ये कंपोस्टेबल है अंडर इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग. सो इस चीज का आप देखेंगे कि ये आजकल नहीं दिखने मिलता है, जबकि ये एक गाइडलाइन है. अनदर गाइडलाइन इज द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक. तो आप ये देखेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स बहुत सारे हैं हमारी कंट्री के अंदर जो यूज होते हैं.
लेकिन इंडिया में अभी जो जुलाई 2022 में बैन हुआ था सिंगल यूज प्लास्टिक, सारे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन नहीं थे, ओनली 19 आइटम्स वर बैन्ड। और वो 19 आइटम्स आप देखिए, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। बहुत इस पे भी बहुत कंफ्यूजन था। इवन जो एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, दे वर नॉट वेरी क्लियर कि अगर हम जा रहे हैं बैन करने या मटेरियल को सस्पेंड करने, तो क्या सस्पेंड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो ईयर बड है, जो प्लास्टिक उसकी स्टिक रहती है, तो दैट प्लास्टिक स्टिक इज बैन, ईयर बड बैन नहीं है। सेम जो बलून्स हैं, बलून बैन नहीं है, जो बलून के अंदर स्टिक लगी होती है प्लास्टिक की, दैट स्टिक इज बैन। तो अगर बलून अभी भी आपको दिख रहे हैं और वो कोई वुडन स्टिक या वो किसी और मटेरियल की स्टिक है, सो वो बैन नहीं है, सिर्फ जो प्लास्टिक की स्टिक है वो बैन है। सेम प्लास्टिक के फ्लैग्स बैन नहीं है, प्लास्टिक की फ्लैग्स में जो स्टिक लगा देते हैं हम, जो फ्लैग्स के अंदर हम प्लास्टिक की स्टिक लगा देते हैं, वो बैन। कैंडी की स्टिक्स बैन है, आइसक्रीम की स्टिक्स बैन है, जो आइसक्रीम स्टिक हम प्लास्टिक की लगा देते हैं वो बैन है, तो उसको कहा गया कि आप किसी और मटेरियल का यूज करें। जो थर्मोकोल है, थर्मोकोल भी बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहती है कि थर्मोकोल तो बैन हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो क्यों टीवी हमारा थर्मोकोल में आ रहा है, क्यों रेफ्रिजरेटर हमारा थर्मोकोल में आ रहा है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो थर्मोकोल बैन है वो सिर्फ डेकोरेशन, हम बहुत सारी बात देखते हैं कि इमेजेस बना दी गई हैं या हम डेकोरेशन में उसको यूज कर देते हैं, कहीं हमारा फंक्शन हो रहा है वहां पे बहुत सारे थर्मोकोल की आपको चीजें दिख जाएंगी। सो जहां भी थर्मोकोल है वो डेकोरेशन में अगर यूज हो रहा है, दैट इज बैन। बट इफ इट इज यूज फॉर पैकेजिंग, safeguarding the product, then it is not banned. So ये एक बहुत ही confusion है, and after this session, today's session, you should not have this confusion. सेम जितनी प्लेट्स हैं, कप्स हैं, ग्लासेस हैं, कटलरीज हैं, फोक, स्पून, नाइफ्स, स्ट्रॉ, ट्रेज, ये बैन है। रैपिंग और पैकेजिंग फिल्म्स अराउंड स्वीट बॉक्सेस, तो स्वीट बॉक्सेस प्लास्टिक के हो सकते हैं, पर वो जो हम पन्नी देखते थे उसके ऊपर येलो कलर की या ट्रांसपेरेंट कलर की, दैट पैकेजिंग जो पतली सी एक आती थी वो बैन है। इनविटेशन कार्ड्स बैन नहीं है प्लास्टिक के, अगर यूज हो रहा है तो जो इनविटेशन कार्ड के ऊपर कवर आता था प्लास्टिक का, वो बैन है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बैन है, स्वीट्स बॉक्सेस में क्यों यूज कर रहे हैं। बट आप समझिए कि उसके ऊपर की पैकेजिंग बैन है। सिगरेट पैक्स को आप कर सकते हैं, लेकिन सिगरेट पैक्स के ऊपर की भी जो प्लास्टिक की पैकेजिंग आती है वो बैन है। प्लास्टिक और पीवीसी बैनर्स लेस देन 100 माइक्रोन्स, आप देखेंगे बैनर्स जब हम लगाते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार करते हैं, हम बैनर बनवाते हैं, वो भी पीवीसी का होता है, प्लास्टिक का मटेरियल होता है। तो वो प्लास्टिक अगर 100 माइक्रोन से कम है तो वो भी बैन है। आपको सारे बैनर्स को 100 माइक्रोन के ऊपर होना चाहिए। और जो कॉफी स्टिरर और स्टिरर्स होते हैं वो भी बैन है। अब आप देखेंगे कि सिलेक्टिवली गवर्नमेंट ने कुछ ही आइटम चुने हैं जो कि उसने बैन करे। So the idea was, there were two things that they were thinking. One is that a lot of single use items are there, but they wanted to find out कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनके बिना रहा जा सकता है। अगर आप कहेंगे कि जो चिप्स के पैकेट हैं वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आने चाहिए, तो ऑफ कोर्स दीज आर सिंगल यूज पैकेजिंग, बट वो बैन नहीं है। क्यों बैन नहीं है? क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव नहीं पता। अगर वो रैपिंग हम नहीं हटा देंगे तो हमें नहीं पता कि उसके आगे क्या करा जाएगा। वो जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसको सेव करके रखती है। तो अगर वो हटा दिया जाएगा तो उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी शेल्फ लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो 19 आइटम ऐसे सिलेक्ट करे गए जिनके बिना अगर हम उसे रिप्लेस कर देंगे या उसमें अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो इंसान या हम एज अ सोसाइटी वी कैन वर्क, और धीरे धीरे हम उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। अगर वह ना हो तो तुरंत भर के लेके जा, तो पैसे तुरंत लेके चलिए। Any packaging, any plastic packaging which is not to be recycled or used to alternate that should be phased out. अगर कोई भी ऐसा प्लास्टिक हम देखते हैं या प्लास्टिक की पैकेजिंग देखते हैं जो ना तो रिसाइकल हो पा रही है और ना ही हम उसको को प्रोसेसिंग में यूज कर पा रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज कर पा रहे हैं, उसको हमें धीरे धीरे फेज आउट करना है, उसको खत्म करने की कोशिश करनी है। Multi-layered plastic packaging can be co-processed
and used as alternate source of energy in waste to energy, cement kilns, road construction, pyrolysis and gasification. Manufacturers of plastic shall not sell or provide raw materials to any unregistered producer or processor. तो इसके अंदर इस रूल्स के अंतर्गत अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप दूसरे को अपना प्रोडक्ट दे भी नहीं सकते हैं अगर उसने रजिस्टर नहीं कर रखा है पीडब्ल्यूएम रूल्स के अंदर। तो पूरी ऐसी चेन बना दी गई है कि जितने भी लोग प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं उनको रजिस्टर करना है, वो सीपीसीबी के अंडर ही आएंगे। तो ना तो आप सेल कर सकते हैं, ना आप ऐसे इंसान से परचेज कर सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड ना हो। तो ये काफी अच्छा सिस्टम सेट हो गया है जिसमें इजी है टैब रखना कि कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है और कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना हम रिसाइकल कर पा रहे हैं। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक का भी एक आईएसओ गाइडलाइन है, तो उसके अंडर ही होना चाहिए। Local bodies would be responsible for establishing the infrastructure for the management of plastic waste. So अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ULBs हैं जो अब लोकल बॉडीज हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लगा लीजिए, आप मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बना लीजिए। तो बहुत सारी ULBs हैं वो लैंड दे देती हैं प्राइवेट पार्टीज को, तो PPP मॉडल सेट हो जाता है जिसमें एक इन्वेस्टर है जो मशीनरी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, ULBs वेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं और लैंड दे देती हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और एक और जो थर्ड पार्टी है वो जनरली एक कोई NGO हो सकती है, कोई सिविल सोसाइटी हो सकती है या कोई और इनिशिएटिव हो सकता है, वो उसको ऑपरेट करते हैं। सो ऑपरेशन में जितनी भी कॉस्टिंग है वो बेयर करता है। तो PPE मॉडल इज वेरी सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। एवरी मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर इतना मटेरियल प्रिंट, सो कोई भी अगर प्रिंटिंग हो रही है तो उसको मेंशन करना है अपनी पैकेजिंग में कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं एक इंपोर्टर हूँ या एक मैं मैन्युफैक्चरर हूँ जो मैं रॉ प्लास्टिक बनाती हूँ, मुझे अपने उसमें लिखना होगा कि ये प्लास्टिक अगर आप मुझसे खरीदेंगे तो आप सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने में जो बैन है यूज नहीं करेंगे इस प्लास्टिक के। Each recycled plastic packaging or commodity shall bear a label recycled having. So अभी इन रूल्स के अंदर ये भी बोला गया कि अगर हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं तो वो रिसाइकल्ड मटेरियल जाएगा कहाँ। मैंने आपको बताया मार्केट सेट नहीं है अभी, तो गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश करी है कि इन्हीं रूल्स के अंदर हम ऐसे प्रोविजंस बना दें कि जो रिसाइकल हो प्लास्टिक उसको हम उसका भी यूज करा दें। तो ऐसी गाइडलाइंस हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो प्लास्टिक पे काम करती हैं उनको वर्जिन प्लास्टिक के साथ साथ रिसाइकल्ड प्लास्टिक को भी यूज में लेना है। तो 2024-25 को उनको टारगेट मिला हुआ है कि अभी आप अपनी रिसर्च करिए एंड 24-25 में आपको इतना % रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज करना है अपने प्रोडक्शन में, 2026 में इतना % करना है, 2027 में इतना %। तो ईयर वाइज रूल्स एंड गाइडलाइंस मिले हुए हैं कंपनीज को कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आने वाले सालों में आपको इतना % रिसाइकल्ड प्लास्टिक अपनी प्रोडक्ट में डालना होगा। अब आप देखिए, रिसर्च करिए कि कैसे वो फिजिबल हो सकता है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक आई हैव मेंशन्ड, तो इन रूल्स के अंदर कुछ 6 एंटिटीज हैं जो EPR के अंडर के दायरे में आती हैं। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रोड्यूस करते हैं, अदर देन MSMEs। तो MSMEs इन रूल से एग्जेम्प्टेड है क्योंकि वो बहुत ही छोटी एंटिटीज होती हैं, उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपने पैसे लगा के कलेक्शन में और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट में, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट में कंट्रीब्यूट कर सके। इसलिए MSMEs जो है वो एग्जेम्प्टेड है इन रूल से। इंपोर्टर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, अगर मैं बाहर से मंगा रही हूँ प्लास्टिक की पैकेजिंग को तो भी मैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंप्लायंस मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैं ब्रांड ओनर हूँ, अगर मैं अपना लेबल लगा के किसी प्रोडक्ट में पैकेजिंग यूज कर रही हूँ तो मुझे भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आना पड़ेगा। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स जैसे कि रिसाइकलर्स हो गए, तो जितने भी लोग हैं जो प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करते हैं जनरली रिसाइकलर्स ही होते हैं, वो भी आएंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एंड इंपोर्टर्स ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल, वो भी आएगा। और अगर आप कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी यूज कर रहे हैं तो भी आप EPR के अंडर आएंगे। अब यहाँ 2 टर्म्स है, वन इज कंपोस्टेबल एंड द अदर इज बायोडिग्रेडेबल। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल सेम है या नहीं है। तो नहीं, ये सेम नहीं है।
कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स वो हैं जो किसी भी इंडस्ट्रियल कंपोस्टर के अंडर कंपोस्ट बन सकते हैं। हमारी रेगुलर में मेरे घर के कंपोस्ट में वो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो है जो अगर मैं अपने घर के कंपोस्टर में भी डालूं तो भी वो डिकम्पोज कर जाएंगे, या मैं अपने घर के पास किसी मिट्टी में डालूंगी तो भी वो डिकम्पोज कर जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारी पैकेजिंग में आजकल लिखा होता है कि दिस इज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, और उसके जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं ये बोलकर कि ये तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। तो ये इन बातों में आप मत आइएगा। अभी इंडिया में कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रही है। हर किसी एंटिटी को अगर किसी को प्रोड्यूस करना है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तो किसी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन अभी तक किसी को नहीं मिली है। आई थिंक ये हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, the extended producer responsibility of product MSME। अगर जैसे मैंने बोला कि MSME exempted है तो MSME की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर MSME मुझसे सामान ले रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द मैन्युफैक्चरर। किसी को तो बेयर करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं अपना प्रोडक्ट्स MSME को बेच रही हूँ तो, और MSME तो इस दायरे में है नहीं कि वो EPR करेंगे, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ EPR कम्स टू मी। These are some of the things that we have talked about also, which are used which are made from recycled plastic। आप देखेंगे ये रोड है तो ये रोड बिल्कुल नॉर्मल रोड लग रही है आपको, बट इसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट यूज हुआ है। सेकेंड इमेजेस में आप फर्नीचर देखेंगे। सो दीज फर्नीचर, दीज एंटिटीज आर मेड अप ऑफ मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिक्स। जो आपके चिप्स के रैपर्स हैं, चॉकलेट के रैपर्स की मैं बात कर रही थी। सो दोज रैपर्स आर यूज्ड टू मेक दिस फर्नीचर एंड दिस फर्नीचर इज वेरी ठोस। सम डेकोरेटिव आइटम्स यू कैन मेक, शूज मैंने बात कर दी है। पायरोलिसिस करके एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके ऑयल बनाया जाता है, वो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, तो वो है। अगेन दीज आर मल्टी-लेयर्ड पैकेजिंग। जो नेक्स्ट आप इमेज देख रहे हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है which are making very innovative and creative material and products using those packaging। तो आप ये पेन स्टैंड्स देख रहे हैं, बैग्स आपने देखे होंगे, हैंड बैग्स होते हैं, माला बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं, so a lot of different things are there। प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके ग्रैन्यूल का एक प्रोसेस होता है जिससे वो दोबारा से प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज आल्सो मेड। एंड द प्लास्टिक फर्नीचर दैट वी जनरली सी इन आवर सराउंडिंग्स, जो प्लास्टिक की हमारी चेयर्स दिखती हैं आपको ब्लैक कलर की, बहुत सारे ऑफिसेज में दिखेंगी, वो भी जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का होता है। आई विल जस्ट टेक अ क्विक एक्सक्यूज मी फॉर 1 minute only। Yes. So all the, can you hear me? Yes ma'am। Yeah. तो जितने भी आपको ये दिखेंगे फर्नीचर ना प्लास्टिक के, जो हमारी टेबल्स दिखती हैं बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा चेयर्स होती हैं, all that are made up of recycled plastic। And another thing I tell you, all of you must have been to ये शनि बाजार, बृहस्पति बाजार, जितने भी हमारे बाजार लगते हैं, these are a biggest market for recycled plastic। तो इन मार्केट्स के अंदर आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखेंगे, these are all recycled plastic products। जो हमें कोम दिखते हैं, हमें मग्स दिखते हैं, हमें बकेट्स दिखती हैं इन मार्केट्स के अंदर, ये सारे रिसाइकल्ड प्लास्टिक हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है और ये सस्ते होते हैं। तो ये और सालों से चलते आ रहे हैं ये मार्केट हमारे यहाँ। तो अभी बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड हो गया है, बट इंडिया में वी हैव बीन डूइंग दीज काइंड्स ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो व्हाट कैन वी डू? अगर हमने इतना समझ लिया है और अब हम आगे की अपनी लाइफ करेंगे, so this is just one session, probably tomorrow and from Monday you'll start your routine, but since we have interacted today,
there are 4 things that I would like you to do. One is follow the 4 hours or the 5 hours. आप responsible बनिए, आप कोशिश करिए कम से कम यूज करें पैकेट प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को, रीयूज करने की कोशिश करें, एकदम फेंक ना दें, चीजों को रिपेयर करवाएं जितना करा सकते हैं, उसकी लाइफ एक्सटेंड करवाएं और उसको सेग्रीगेट करके रखें चीजों को, ताकि वो अलग एक वैल्यू चेन उसकी बन जाए और जो वेस्ट कलेक्टर है वो उसको सीधा का सीधा रिसाइकलिंग के लिए पहुंचा पाए, उसकी वैल्यू भी लॉस ना हो और उसकी प्रॉपर्टीज भी लॉस ना हो. Act in the sense that this should not be just a session that you have attended. This should be, आपने आज सुना, आप प्लीज कल जाइए, आप 4 लोगों से और बात करिए. You talk about how we can make a difference. So I know I am working in this field, so मेरा तो पूरा फोकस वेस्ट पे है, प्लास्टिक वेस्ट पे है. हम सब ये नहीं कर सकते हैं. आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, मे बी आप कहीं और काम कर रहे हैं, बट प्लीज बी माइंडफुल. आप लोगों से बात करिए. किसी को देखते हैं आप लिटर करते हुए, आप लिटर मत करने दीजिए, क्योंकि लिटरिंग अगर कहीं भी हो जाती है वो पिकअप करनी बड़ी मुश्किल होती है. और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सोर्स सेग्रीगेट करिए. सो आज से या कल से आप हर के भी इंसान, चाहे आप दें उसी वेस्ट कलेक्टर को, आप एक अपना अलग से बैग बना के कि मेरा प्लास्टिक वेस्ट इसके अंदर अलग रखा है. आप मानिए अगर आप ये करने लग जाएंगे, आपका वो प्लास्टिक गारंटीड रिसाइकलिंग के लिए जाएगा. सो सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको प्लास्टिक को अपने अलग से एक पैकेट में डाल के अपने वेस्ट कलेक्टर को हैंड ओवर करना है, और वहां से डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी गेट रिसाइकल्ड. एंड जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं एक से क्या होता है, हम आगे अगर सिर्फ मैं कर लूंगा तो क्या फायदा होगा, उसका क्या कर सकते हैं. सो इफ वी ऑल से दैट, it will become a problem because it is only one straw said 8 million people. So imagine agar 8 million people stop using the plastic straw, it will reduce the amount of plastic straw ka waste which is going into landfill, which is not getting recycled, which is not getting collected. And now that we've had this session and we've had this discussion, we need to change the narrative between you and me. You should be, as university students, you should be driving change. You should bring up initiative. अपने कॉलेज में करिए, स्टार्ट करिए अपने घर से, अपने आप से शुरू करिए. Then you take it out to the university. कॉलेज के अंदर इनिशिएटिव्स लेके आइए, अपने आसपास के नेबरिंग एरियाज में लेके आइए, and together I think it will be easier and you'll be able to make some changes. So this is all from my side. In case we have any questions, any comments, we can take those up now. Thank you, ma'am, for such a nice information. Now, anyone have any question can ask. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I am Sahasransh Patnaik from Bhubaneswar. Recently we have some research. According to Indian Council of Medical Research, the use of microplastics is rising day by day, and it's a major global concern worldwide. And it cannot be traced. Even in every plastic materials, microplastics are used in some microplastic traces are found. So yes. My question is, if we get suppose we drink water from water bottles made of plastics, we get contaminated with microplastics, which are also carcinogenic. So how to reduce these plastics? We cannot segregate from the source also. So what are the initiatives we can take by the what are the initiatives should be taken by government or NGOs to reduce the use of microplastics? See, I think जो हम गलती करते हैं ना, the mistake that we make is blaming it to other and thinking that somebody else will do it. So जब हम ये बात करते हैं कि now that studies have come up which shows that microplastics are dangerous and harmful for our life, हमें क्या करना चाहिए? So what should you do and what should I do? So मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी bottles में से मैंने प्लास्टिक की bottle पे पानी पीना छोड़ ही दिया. I use a glass bottle. I have a glass bottle in office. I have all the glass bottles. Now we can use also copper bottles for drinking because it's good for health. Copper metal. Yeah, copper bottle. Yeah. Copper bottle. Other material we can use. Other material. But again, you have to understand that it is something you and I probably can afford.
but somebody who is on the street, मैं अगर कहीं जा रही हूँ बाहर, I'm on the street, I don't have water, I have to buy a water which would probably come in a plastic bottle, I have to drink it. Yes, So that's what I'm saying, that it is a reality. A lot of brands have also come up with glass ki bottles, but then they are expensive. yes, So ma'am. so you have to balance out and you have to see कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपको ज्यादा And spend कर also सकते in हैं also in cosmetic products and pharma products also microplastics are found. So how Yeah. to, what can you do for that also? See, cannot, because it is not visible I to am our naked eye, no? basically no, that you're correct. So there should be some guidelines on the use of plastic, but again that does not fall on my provision or my area of expertise. I am into plastic waste management. So use of plastic, of course, we can reduce and we should reduce, because we are seeing all these instances where plastic waste is found in a infant, it is found in human blood. Yes, A ma'am. lot of, so it is a serious concern, and it is found in the salt also. I was reading one report. Some universities or some institutes in the southern part of our country have done some research, and they found that microplastics are also found in our salt. So आप कहाँ तक बचेंगे उससे? Yes. So ये सारे discussions and debates ना चल रहे हैं at different forums. So even at the government level, a lot of discussions are happening on how to manage and how to deal with microplastics as a problem. पर I'm sure आने वाले सालों में कुछ इसकी guidelines आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें results दिख रहे हैं और जिस तरह से studies reveal कर रही हैं, it is very scary. Yes, ma'am. So I'm sure in the times to come, guidelines on use of plastic and how they are impacting our lives will become an important document for all of us. Thank you, ma'am. Anyone have? हेलो सर. Yes, Rahul, you can ask. आप अपना question पूछिए. Yes, ma'am. Due to technical problem, I joined first 10 minutes and last 10 or 20 minutes, but not when recording is possible for this. Yes, we will provide you the recording. And ma'am, can feedback form when we feel Feedback form has been shared. आप messages में देखिए feedback form जो भी participants ने attend किया है वो please उसको fill कर दें. Hello. जी sir. Sir, good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. I'm Dr. Indrapal Chaudhary from Sirsa, Haryana. Yes. मैम मैं जैसे अपन जिस चीज का ये बातचीत चल रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जीवन के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम प्लास्टिक यूज ना कर रहे हैं. बिल्कुल. हाँ, तो ऐसा तो हमारी दिनचर्या मान ये मान के चलिए जी, आप किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं मतलब हमारे जीवन के अंदर है प्लास्टिक. जी. तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? सर ऑल्टरनेटिव्स ही देखिए. आप सिंगल यूज प्लास्टिक के मतलब इसका एक जवाब नहीं दे सकती मैं, और मुझे लगता है कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एज अ मटेरियल वो आया ही इसलिए था क्योंकि कन्वीनियंट था. आप ग्लास, मैं अपने घर से ग्लास की बोतल में पानी लेके जाती हूँ, वो इतना भारी कर देती है मेरे बैग को. अगर मैं प्लास्टिक बोतल लेके जाती हूँ तो वो उतना भारी मेरा बैग नहीं होता है. तो अगर मैं कन्वीनियंस देखूं तो मुझे प्लास्टिक बोतल, मुझे लगेगा क्यों इतना मैं बोझ उठाऊंगी ना. तो धीरे धीरे हमने उसको इंट्रोड्यूस कर. आप देखिए पहले अगर हम बकेट्स की बात करें, लोहे की बकेट्स होती थी. प्लास्टिक की बकेट्स आई थिंक 95 के बाद देखनी शुरू करी होंगी हमने. ऐसी बॉटल्स होती है, पहले रोबजा की कांच की बोतल आती थी, हम उसमें पानी भर लेते थे. आप धीरे धीरे करके वो प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हुआ है. तो अब वो प्लास्टिक इतना ज्यादा आ गया है हमारे उसके अंदर, और हमें इतना कन्वीनियंट और इतना ठीक लगता है वो कि बड़ा मुश्किल है उससे अब निजात पाना. इंडिविजुअल लेवल पे हम
आप और मैं शायद कर सकते हैं, पर मैं सबके लिए नहीं कह सकती कि नहीं चलो हर मैम, कोई हम और उसमें आप चेंज लेके आए। नहीं वो तो हम और आप तो चलो उस लेवल पे कर लेंगे, चलो ठीक। आप ये चीजें तो एक इस चीज का विषय नहीं है भी। अगर मैं कांच की बोतल होती है, डर भी रहता है टूट जाएगी, चलो उसकी जगह कोई कॉपर की या अदर अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, स्टील यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी जो भारत सरकार है, वो जितनी भी हमारा जो फूड मटेरियल है पैकेजिंग का है, चाहे आजकल दूध हो, चाहे आजकल फूड प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, सारा का सारा जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक ही है। भाई आप कोई भी फूड आइटम उठा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी जो फूड आइटम होती है वो प्लास्टिक के सिवाय किसी दूसरी मटेरियल के अंदर पैकेजिंग होती हो। बिल्कुल। और उसी चीज की हम डिस्कस कर रहे हैं भी चलो ये कार्सिनोजेनिक है, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का, और सारा माइक्रोप्लास्टिक ही होता है। बिल्कुल। तो इस लेवल पे जो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए भाई, जो ये कम से कम जो फूड आइटम है, और जैसे ये जो ड्रिंकिंग है, जो भी ड्रिंक होता है, आप एक टाइप से ये कहते हैं जो पेप्सी कोका कोला जो भी है, तो ये तो आजकल पीना भी लोगों ने छोड़ दिया, कहते हैं अगर इसके अंदर ब्लेड डालते हैं ये भी घुल जाता है, लेकिन ये तो सारी सारी प्लास्टिक में ही आती है। और लोग बड़े चाव से पीते हैं, तो एक तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे मतलब नुकसानदायक है। बहुत नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। इन चीजों के लिए हम तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट को कोई जैसे नॉर्म्स बनाने चाहिए, ये इन चीजों को बंद कराना चाहिए। देखिए जब आप सर बिल्कुल आप जब बात करें ना, हम मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, आप एकेडमिशियन है, हम सब बात करते हैं ना, और जब बात होती है इकोनॉमी की, जब बात होती है इंडस्ट्रीज की, तो वहां पे डिसीजन लेना, एक ब्रैकेट में आप डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं गवर्नमेंट की तरह से सोचूं तो मैं नहीं बोल सकती कि प्लास्टिक में यूज नहीं होगा। प्लास्टिक में बहुत सारे एंटिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके लिए। प्लास्टिक अगर आप देखिए, अगर मैं बात करूं से लिक्विड, उसकी जितना भी लिक्विड हो रहा है, क्या आप उसके ऑल्टरनेटिव सोचेंगे ना? आप उसके ऑल्टरनेटिव, अगर मैं पेप्सी को जो हम अभी बात कर रहे हैं नहीं पीते हैं लोग, बट अगर मैं उसको प्लास्टिक की बोतल में नहीं दूंगी तो मैं ग्लास की बोतल में, जैसे कि मैं पहले देती आ रही थी, आप देखेंगे पुराने जमाने में ग्लास की बोतल्स में आता था, जो कि कलेक्ट बैक मैकेनिज्म था। हम अपने दुकान में उसको वापस दे के आते थे, वो हमें कुछ पैसे वापस और कर देता था, वो सब मैकेनिज्म थे, है ना? पर जब आप उसका LC करके, एक और चीज है जो बोलते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट एक टेक्नोलॉजी है जो बताती है कि किसी भी प्रोडक्ट की बनने से लेकर अंत तक जब वो डिस्पोज होता है, उसमें कितनी एनर्जी, कितने कार्बन, कितना वाटर लग रहा है। अगर आप वो देखें तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैं बिस्लरी के साथ काम कर रही हूँ, तो वो मुझे दिखाते हैं स्टडीज कि अगर हम ग्लास की बॉटल्स यूज करेंगे तो हमें पानी का कंजम्पशन हमारा डबल हो जाएगा, क्योंकि वो हमें बॉटल्स धोनी है, हमें बॉटल्स में करना है, फिर ब्रेकेज हो जाती है उस बॉटल की लाने ले जाने में। जो एक ट्रक के अंदर या एक टेम्पो के अंदर अभी 1 टन मटेरियल आ जाता था, वो ही मटेरियल 100 किलो भी नहीं आएगा। तो बहुत सारी ये चीजें हैं, वो चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बट आई एग्री विद यू कि कोई कदम जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि ये हर कोई अपनी कन्वीनियंस सोच रहा है। अगर मैं एक इंडस्ट्री की देखूं, वो अपने प्रॉफिट, अपने मार्जिन देख रहा है। मैं गवर्नमेंट की देखूं तो वो बोल रहा है कि इतना हम कैसे बैन लगा सकते हैं पूरा एक साथ। बट अल्टीमेटली जितने भी हम लोग हैं, इंक्लूडिंग दोज पीपल, सबकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है। और हेल्थ का मुझे लग रहा है अभी उतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा। हम वेबिनार्स करते हैं, हम स्टडीज कर रहे हैं, पर वो कितना क्रिटिकल है मुझे लग रहा है शायद या तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, या कहाँ कुछ कमी रह रही है। नहीं, हाईलाइट तो होता है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी कई बार पढ़ा है पेपर में। जैसे जो समुद्र के अंदर मछलियां होती है, उनके अंदर इतनी जबरदस्त मात्रा के अंदर जो माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, और नियर अबाउट जो लोग वहाँ पे जो मच्छी खाने वाले हैं, उनकी बॉडीज के अंदर भी मिला है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, तो ये जो कंपनी है, अपन जितना पानी बचाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, पानी भी आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका भी पानी की कमी है। लेकिन चलो, पानी का तो सोर्सेज है, हम हो सकता है कोई ऐसी चीज बना ले, हम समुद्र का पानी भी है उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या मतलब ये सबसे बड़ी चीज नहीं है भी, एक छोटी सी उन चीजों के लिए एक ह्यूमन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है उनके स्वास्थ्य से, बहुत बड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आई टोटली एग्री विद यू। इस विषय में मेरा कहना क्या है भी, कोई हमें इस टाइप का भी गवर्नमेंट को भी मैसेज देना चाहिए भी इन चीजों पे। ठीक है, ये चीजें तो बहुत साल से चल रही है, लेकिन एक चीज मैंने और देखी है, अभी इन्वायरमेंट पे लेके इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, COP मतलब बहुत बड़ा, बहुत देशों की, लेकिन इन्वायरमेंट लेवल पे गवर्नमेंट कर क्या रही है? मैं तो ये सोचता हूँ
हर एक जो स्कूल लेवल पे भी एक इन्वायरमेंट का टीचर होना चाहिए, कॉलेज लेवल पे होना चाहिए, लेकिन होता कहाँ है? कॉलेज लेवल पे भी कोई इन्वायरमेंट का टीचर नहीं होता, स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती है वहाँ भी क्या करते हैं जी, कोई बॉटनी वाला पढ़ा रहा है, कोई दूसरा पढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तकरीबन कुछ कॉलेजेस में मैंने भी देखा है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहते हैं जी एक इन्वायरमेंट का टीचर रखो, वो कहते हैं सर हमें इन्वायरमेंट का टीचर मिलता ही नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, बहुत सारे, मैं भी इन्वायरमेंट से ही, आप भी हो, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या जब बात आती है उस चीज के लिए तो कोई मतलब इन चीजों को बढ़ावा ही नहीं देना चाहता। एक्स्ट्रा लगता है सर, वो लगता है कि ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, एक्स्ट्रा का खर्चा है ये। हाँ, तो वो समझ नहीं पा रहे ना अभी इम्पोर्टेंस। हाँ, जब एक हिंदी वाला इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है तो वो उन लोगों में जागरूकता कहाँ से आएगी? सही कह रहे। तो अपना मेन मोटो, चलो गवर्नमेंट को इस टाइप का एक मैसेज देना जरूर चाहेंगे, आप कोई इसी माध्यम से अगर दे सकते हो तो धीरे धीरे ही जाएगा। सर एक कॉन्फ्रेंस, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी मार्च में करी थी, जिसमें हमने ये बोला कि जब हम आजकल वेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हम वेस्ट को वेल्थ से लिंक कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो मॉडल हो गया, बट वेस्ट को हेल्थ से लिंक किया हमने उसमें। तो हमने ये बताया कि हम वेल्थ की तो बात करते ही करते हैं, बट हम हेल्थ भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ में कोई रिटर्न नहीं है। अगर मैं वेस्ट को हेल्थ से लिंक करूंगी ना, तो कोई कॉर्पोरेट मुझे फंड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं आ रहा। तो अब हमारा एज अ सेंटर ऑल्सो ये हमारा एक एम है कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि वेस्ट से आप देखिए हेल्थ में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो आप कह रहे हैं ना, वो हमारा भी कंसर्न है, और हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, पर हो सकता है आने वाले टाइम में ये हम कर पाए, हम सक्सेसफुल हो पाए इस चीज को हाईलाइट करने में। नहीं, वेस्ट से जैसे मैं बायो फर्टिलाइजर बनाता हूँ, लेकिन जो यहाँ जो जितना भी शहर का वेस्ट जाता है, हमारे एक ये प्लांट है, तो उसके अंदर जिसके बारे में आप कह रहे थे, जो भी वेस्ट कलेक्टर होते हैं वो गाड़ी लेके जाते हैं। तो वहाँ पे मैं एक बार गया, वहाँ से जब हम जाते हैं तो मैंने उसकी क्वालिटी के लिए गया था, मैं चलो जो इनसे मैन्योर लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे मैंने ये देखा भी वो क्या करते हैं, जो बीनने वाले होते हैं ना, जो जितना प्लास्टिक, वहाँ प्लास्टिक का पूरा पहाड़ बना खड़ा है। हाँ। लेकिन वो उसको डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, और जब कोई तूफान वगैरह आता है तो वो लोगों के खेत में चला जाता है। हाँ, और देखिए वो फिर वही आ रहा है अंदर, उसका पानी आ जाता है, वो खेत में चला जाता है। नहीं, अंदर क्या आ जाता है जी, वो इतना मतलब जबरदस्त तरीके से उड़ के लोगों के खेत में चला गया, लोगों ने शिकायत करी और एनजीटी ने उसके ऊपर 55 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। लेकिन क्या जुर्माना लगाना एक समस्या का समाधान तो नहीं है? नहीं। ये आप कौन से शहर से हैं सर? मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं। तो हरियाणा में तो कुछ किया जा सकता है, अगर आप सीरियस मतलब अगर कोई ऐसा चीज है, तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी करते हैं। हम प्लास्टिक, हमारे वेस्ट कलेक्टर्स से बहुत नेटवर्क है। तो आप अगर ऐसा कुछ है कि कहीं पे होता ही है, तो वो हम पिक करवा के उसको कराया जा सकता है काम। वो तो बड़ी समस्या है। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेरा बड़ा अच्छा मित्र है जी, जो सिरसा के अंदर ही है। सर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपका बहुत लंबा चल गया है, और भी लोग हैं यहाँ पे, और लोगों को भी मौका दिया जाए। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं मैम, आप मैडम के पास मेरा नंबर है, तो अगर ऐसा हो सकता हो तो यहाँ हमारा प्रशासन भी इस बात से बड़ा परेशान है। आप मुझे बता दीजिए। जी सर, मैम से कनेक्टेड रहेंगे सर हम लोग, और फिर हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं गरिमा मैम के साथ डिटेल। ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? बात करता करता Hello, Garima ma'am. हेलो। Hi ma'am. Hi ma'am. I am Anish Yadav mother. My kid is ma'am is in grade 2. He is in Sharjah, UAE. Okay. Actually, I am basically from Haryana also, and my marriage is in New Delhi. So then ma'am, here in Sharjah, UAE, प्लास्टिक पे मैम देखो, मैं भी आपने एक चीज लाइन बोली थी कि ओके अगर हम प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं तो कोई हमें बोलता है कि ओके ये मतलब एक्चुअली मैंने अपने बच्चे से क्लीनिंग करवाई थी, बीच क्लीनिंग, तो मैंने अपनी मम्मी को ही फोटो भेजा। मम्मी बोलती है मतलब क्या करा रहे हो यहाँ पे, ये सोचेंगे कि मतलब यूएई गए हुए हो, वहाँ पे क्या कर रहे हो। मतलब यहाँ पे तो अगर अपने इंडिया की बात करते हैं तो हम गार्बेज इकट्ठा करते हैं, उठाएं तो सब लोग बोलते हैं कि ओके कूड़े वाले हो क्या, मतलब ये काम कर रहे हो। तो जो लोगों की सोच है मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी डेवलप हुई है कि इस मतलब आजकल कैंसर है कितना ज्यादा, मतलब हमें ये नहीं पता चलता क्यों हो रहा है कैंसर। तो वो शायद मुझे ऐसा लगा कि ओके मेरा बेटा चल छोटा है, बट मैं उसको सिखाऊंगी ये चीजें, बताऊंगी एनवायरनमेंट के लिए,
तो इन फ्यूचर में भी ये चीजें चेंज हों। बट जो अभी जनरेशन चल रही है में भी वो अभी समझेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि हम क्या कूड़े वाले हैं, हमारा क्या है, कूड़े वाले होंगे ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी कूड़े वाले को, वो उठा के लेके जाएंगे उसको। तो यहाँ पे मैम एक अवार्ड है, मतलब यहाँ के शेख वो अवार्ड देते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है बेसिकली उन्होंने उस अवार्ड के लिए क्या कर रखा है, एक पार्ट दे रखा है कि आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो। तो वो उन लोगों ने क्या किया है कि वो उस अवार्ड में डाल दिया है। तो वो जब अवार्ड के लिए अगर मैं ट्राई कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए, तो मुझे एक पार्ट पता है कि ओके मुझे वो भी करना है, तो मैं वो भी कर रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स है मुझे वो अवार्ड के लिए भी ट्राई करना है। तो बेसिकली वही चीज हो जाती है कि ओके लालच भी दिया जा रहा है, तो बट आप उस चीज को कर रहे हो, तो बच्चे को नहीं पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, उसको लग रहा है कि मैं एनवायरनमेंट के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। तो इंडिया में भी अगर ऐसी चीजें हों कि ओके कुछ अवार्ड्स ऐसे बनाए जाएं, तो वो मतलब वो बोर्ड में ये चीजें डाली जाएं, तो मे भी सब लोग थोड़ा सा सोचेंगे, अवेयर होंगे, और उससे बच्चे अभी छोटा छोटा बच्चे हैं वो लर्न भी करेंगे। ठीक कह रहे मैम। आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैं भी दिल्ली में हूँ, तो एमसीडी अवार्ड करती है जीरो वेस्ट सोसाइटीज को। तो ऐसी सोसाइटीज जिन्होंने अपने ही कंपोस्टर्स लगा रखे सोसाइटी के अंदर, सिर्फ वो ड्राई वेस्ट को बाहर भेज रही हैं, उनको फेलिसिटेट किया जाता है। तो जो हमारे एलजी हैं वो हर साल कुछ सोसाइटीज को फेलिसिटेट करते हैं। तो ये एक अवार्ड है। बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं स्कूल्स के अंदर, जहाँ जैसे आप कर रहे हैं ना, वैसे ही स्कूल में बच्चों को क्लास लेवल पे होता है, स्कूल्स के अंदर कंपटीशन होता है कि कौन इनिशिएटिव्स ले रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर आजकल एक्रेडिशंस हैं, तो ग्रेडिंग मिलती है, उसके बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती है यूनिवर्सिटीज की। तो उसमें उसको बोलते हैं नैक। तो नैक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट के क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है अब हमने शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे करके वो चीजें बेहतर ही होती जाएंगी आगे आने वाले टाइम में। तो वही मैम, जैसे आप ही एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो, आपका भी ऐसा है कि आप प्लास्टिक इकट्ठा करवा रहे हो, तो यहाँ पे भी एक है मतलब EG, अगर आपने सुना हो कभी, तो वो लोग मतलब हर साल उसमें क्या चीज, और एक और प्लस पॉइंट है मैम, जैसे अगर हम पूरे साल भर वो सारे कैंपेन करते हैं ना, तो दिसंबर में क्या होगा, प्लांटेशंस होती है, गवर्नमेंट आपको एक एरिया देती है, उन EG को हम सब बच्चों को लेके जाते हैं, तो बच्चे अपने नेम के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज है कि बच्चा भी लर्न कर रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए उतने प्लांट्स लग रहे हैं। ये बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने लेटेस्ट किया है मैम, जिसमें मेरे को 500 kg पेपर कलेक्ट करके देना था। काफी चीजें डिफिकल्ट होती है कि 500 kg करना, पेपर सुनने में इजी लगता है बट करने में मुझे पता है कितना मुझे हार्ड वर्क करना पड़ा। उसके बाद ऑनिश को उसके नेम पर एक प्लांट मिला है, मैं ऑलवेज उसको भी साथ लेके जाती हूँ। अभी वो है कि वो जब दिसंबर होगा तो अभी ऑनिश ने 5 प्लांट्स अपने इकट्ठे कर लिए हैं कि वो अपने नेम के 5 प्लांट्स यहाँ पे यूए में लगाएगा। तो वो चीज भी अच्छी है कि प्लांटिंग भी हो रही है मैम साथ साथ, कि ओके अगर आप बोलते हो कि आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, बच्चों ने कितना भी मतलब कलेक्ट करके दिया है, उसके नेम पे प्लांट्स भी हो, एटलीस्ट इंडिया में प्लांट्स भी लगेंगे फिर से। क्योंकि अभी क्या हो गया है, सबको प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा हो गया है। पहले जब अभी हम छोटे थे उस टाइम पे क्या होता था कि सब प्रॉपर्टी लेते थे, मतलब ऐसा होता था ना कि ओके जहाँ पे ग्रो हो रहा है प्लांट, मतलब वो वाली प्रॉपर्टी लेंगे। अब सब क्या बोल रहे हैं, ऐसे लेंगे जिसपे हम मतलब रेंटेड मतलब बना सके, कुछ हमारा रेंट इनकम आ जाए। तो वो प्लांट्स के थ्रू वो जा रही है चीजें, मतलब कुछ प्लांट्स नहीं, कोई नहीं सोच रहा कि ओके हमें खेती करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हम वैसी वाली देखें। पहले क्या पूछते थे कि खेती वाली जमीन है ना, तो ओके हम खरीदते हैं। अभी क्या है, अरे रेंटेड हो सकता है तो हम वो वाले खरीदेंगे। तो वो माइंडसेट अलग हो गया है। तो इसके थ्रू क्या होगा, प्लांटेशन हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कितना ज्यादा हो रहा है। आपको यूएई का भी पता है कि एकदम सडनली कैसा हुआ है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, वो भी हो गई है। तो इंडिया में भी देखो अब कितना हॉट हो रहा है, मतलब इस टाइम पे 51 डिग्री गया है टेम्परेचर, क्योंकि प्लांटिंग में ऐसा हो रहा है, ट्री कट रहे हैं, सब कुछ चीजें कम हो रही हैं। तो वो भी अच्छी बात है कि अगर आप ये चीजें भी कर रहे हो तो देन एड अप ये वाली चीजें हो ना कि ओके उतने बच्चों को प्लांट भी मिले, वो ग्रो भी कराएंगे, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ओके अभी ये चीज हो रही है। थैंक यू मैम। I think we are running out of time now and you can write the questions and you can interact with ma'am. She has given her email ID also. यार कहाँ रही, यहीं घूम के Yashwant, I have a single question. May I ask? yes please. Thank you, Garima ma'am, for providing us with informative knowledge.
मेरा कंसर्न प्लास्टिक बैग से रिलेटेड है। दरअसल प्लास्टिक बैग ये डेली बेस पर यूज होते हैं और लार्जर कंट्रीब्यूटर्स हैं प्लास्टिक वेस्ट में। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव हो कि हम जिस तरह आपने कहा कि वेस्ट को मैनेजमेंट को रिड्यूस कैसे करना है, हमारा सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। तो बेहतर ये नहीं है कि हम प्लास्टिक बैग को रिप्लेस कर दें टोटी बैग से, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है एक्चुअली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रेफर करती है कि वेस्ट को मैनेज किस तरीके से करना है। अगर बेहतर मुझे लगता है कि बेहतर ये होता है कि हम वेस्ट को अवॉइड किस तरीके से कर सकते हैं या इसका यूज़ को अवॉइड किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो टोटी बैग्स हैं वो एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी वजह से हम इस पोजीशन में ही नहीं जाएंगे कि हमारा प्लास्टिक बैग जो है वो एड अप हो हमारे वेस्ट में। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले कि हम इस तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल है। और आप देखिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाए हैं कि आप क्लॉथ बैग को यूज करिए। आप मार्केट जाते हैं सब्जी लेने तो आप क्लॉथ बैग का यूज करिए। तो यहाँ पे इंडिया में तो ये इनिशिएटिव चल रहा है, बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, हम भी करते हैं, इंडस्ट्रीज भी कर रही हैं, गवर्नमेंट भी उसको एडवोकेट करती है। तो ये तो एनी डे अच्छा है कि अगर आप वो रीयूज हो रहा है ना आपका बैग, तो अगर आप अपने घर से लेके जाएंगे आपके घर में वापस आ जाएगा, तो जहां आपके 10 बैग्स लगते हैं वहां आप एक ही बैग से अपना काम चला रहे हैं। तो ये तो एनी डे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ऊटी में तो बिल्कुल बैन है ना, मतलब प्लास्टिक बैग आप यूज ही नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों के पास है ही नहीं, पेपर बैग देते हैं वो लोग। जी 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 उत्तराखंड में ये सारे हिली एरियाज ने अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है। वहाँ मतलब रियली में मैम, मतलब हम विजिट पे गए थे तो हमको हाथ में लेके आने पड़े क्योंकि उन्होंने पेपर बैग दिया, वो फट गया था। तो हमने अपनी जैकेट निकाल के मतलब उसमें कुछ डाला है, तो उन्होंने बिल्कुल उनके पास है ही नहीं। वो तो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी थी। और सेकंड चीज उन्होंने अपनी मतलब बोटल्स भी मैंने प्लास्टिक की रेयर ही देखी थी होटल्स में, मतलब थी नहीं। उनका था अपना मतलब ग्लास बोतल है मैम। जी 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 इनिशिएट यहाँ से भी हो सकता है मैम, अगर मतलब आप बैग को रिमूव करना है, मतलब रिप्लेस करना है, तो उनके प्राइस बढ़ा दिए जाए। अगर लोग अपने आप अपने घर से लेके जाएंगे, उनको बोलो अगर बैग चाहिए तो इसके इतने प्राइस देंगे। जी जी तो धीरे धीरे ऐसे ही खत्म होगा मैम। ऐसे तो फिर रेयर है, क्योंकि हाँ प्लास्टिक बिल्कुल तो रिमूव हो ही नहीं सकता लाइफ से, ये तो चीज है। ओके मैम, थैंक यू। नाउ आई ओवर टू डॉक्टर अखिलेश सर for vote of thanks. Thank you sir, thank you so much for giving such opportunity. Good evening to all of you. Myself Dr. Akhilesh, on behalf of Indian Biodiversity Conservation Society as a secretary, I would like to thank the organizing committee, Dr. Sonika Kushwaha ma'am, President, Indian Biodiversity Conservation Society, Hitesh Srimal sir, District Coordinator, IBCS Udaipur, Rajasthan, and Yashwant Sompura sir, District Coordinator, IBCS Udaipur, for organizing such a wonderful program as a webinar on the burning topic plastic waste management. I would like to extend my heartfelt gratitude to our today's esteemed keynote speaker, Garima Singh ma'am, scientist and head IPCA Center of Waste Management and Research, TERI School of Advanced Studies, New Delhi. Who boosted our knowledge regarding plastic waste management by describing different points like what is plastic, problems of plastic, क्या स्टेटस है प्लास्टिक का। जैसे मैम ने अभी हम लोगों को बताया कि कैसे 2017 से 18 में जो प्लास्टिक वेस्ट का जो प्रोडक्शन था वो 9.4 मिलियन टन पर ईयर था, और उसको कैसे कोरिलेट करके मैम ने बहुत इफ़ेक्टिवली सबको बताया। और हमें लगता है कि जो भी हमारे ऑडियंस आज के थे, निश्चित रूप से उनको एक क्लियर कट आइडिया लगा कि कैसे जो है वो जो 2017 और 18 में जो प्लास्टिक वेस्ट का जो प्रोडक्शन था वो कैसे 23 लाख एलिफेंट के इक्विवेलेंट था। और अगर यही कंडीशन रही इस तरीके से, यदि हम ऐसे ही यूज करते रहें प्लास्टिक को, तो 2031 तक जो प्लास्टिक का वेस्ट प्रोडक्शन होगा वो हमारा 78 लाख एलिफेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा।
और उसी तरीके से 2041 तक ये 1.3 करोड़ एलिफेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैम ने बहुत सारी चीज़ों को आज बहुत ही इफ़ेक्टिवली क्लियर किया, जिससे जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में भी आया। चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, मैम ने उन सब के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया, कैसे हमको क्या करना है उसमें चैलेंज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे सेग्रीगेशन के प्रॉब्लम्स को मैम ने बताया, लैक ऑफ अवेयरनेस है, सप्लाई चेन में जो है उसमें प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस लोगों को नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को मैम के द्वारा बताया गया, जिससे निश्चित रूप से जो हमारा नॉलेज था मैम ने बूस्ट किया। और अप्रोचेज क्या हो सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के, मैम ने 5 R's के बारे में बताया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड लैंडफिल के बारे में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के इनिशिएटिव क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि मैम ने बताया कि इसके पहले भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, बट अभी जो रिसेंटली 2024 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट जो अभी बना, उसमें मैम ने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए या फिर हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पे देखा जाए, तो उस तरीके से हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम के द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया। जो रूल्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट 2024 है वो मैम ने बहुत अच्छे से बताया। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम किस प्लास्टिक को, जो हमारे कन्फ्यूजन था कि सिंगल यूज प्लास्टिक कौन से प्लास्टिक को हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से को नहीं यूज़ कर सकते हैं, मैम ने बड़े ही अच्छे तरीके से, जैसे 19 आइटम्स के बारे में मैम ने बताया कि प्लास्टिक की जो अभी तक सही बात है कि हम लोग खुद कन्फ्यूजन में रहते थे, कहीं भी यही लिखा रहता था कि आइसक्रीम स्टिक या फिर बलून या फ्लैग लिखा रहता है। तो मैम ने बिल्कुल क्लियर किया कि किन चीज़ों का हमें यूज करना है और किन का यूज नहीं करना है। इस तरीके से मैम के द्वारा बड़ा ही इफ़ेक्टिव टॉक दिया गया, जिसका हमें लगता है कि मैं तो भाई इंडिविजुअली कहना चाहूँगा, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैम के द्वारा बहुत सारे डाउट्स जो हम लोगों के डाउट हुआ करते थे एज एकेडमिशियन, कई सारे डाउट मेरे भी होते थे, रिसर्चर एज ए रिसर्चर भी, बट आज मैम का जो टॉक था उससे जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई और बड़ी ही इफ़ेक्टिव टॉक रही मैम की। उसके लिए मैं मैम का और इस पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर समिंग इट अप वेरी वेल। और मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे रखा है, अगर आप लोग और किसी इनिशिएटिव के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very good. Thank you, ma'am.